Hello students, today we will discuss rest part of the chapter 2 constitutional design. आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे द गाइडिंग वैल्यूज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब अगर हम बात करें, हमने अभी तक पढ़े हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे पढ़ा है, क्या क्या मेजर स्टेप लिए गए हैं, कैसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई है। आज हम इसमें पढ़ेंगे कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी फिलॉसफी क्या है, क्या कॉन्स्टिट्यूशन किस बारे में है, क्या है कॉन्स्टिट्यूशन, ये हम पढ़ेंगे, उसकी फ़िलॉसफी के बारे में पढ़ेंगे। अब अगर हम इसकी फ़िलॉसफी जाननी है तो दो तरीके से कर सकते हैं। या तो हम जो बड़े बड़े उनके क्या व्यूज़ हैं, ये उसकी तरीके से हम उनके व्यूज़ के रिगार्डिंग हम जान सकते हैं। लेकिन ये भी इम्पॉर्टेंट है, इट इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट टू रीड व्हाट कॉन्स्टिट्यूशन सेज अबाउट इट्स ऑन फिलॉसफी। लेकिन ये भी जानना जरूरी है जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अपनी फिलॉसफी के बारे में खुद क्या कहता है। और ये जो हमारा प्रियम्बल है, प्रियम्बल क्या होता है, जो इंट्रोडक्शन पेज होता है ना कॉन्स्टिट्यूशन का, क्या कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीज़ें हैं वो सब प्रियम्बल में लिखी गई हैं। तो वो प्रियम्बल हमारा एक इंट्रोडक्शन पेज होता है, तो जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताता है। अब हम जानते हैं वन बाय वन द ड्रीम एंड द प्रॉमिस। अब हम some of you might have noticed name missing in the sketches of the maker of constitution। अब हमने सबने ये नोटिस किया है, कॉन्स्टिट्यूशन जब बना उसमें से एक नाम मिसिंग था, महात्मा गांधी का। वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर नहीं थे, लेकिन उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो मेंबर्स थे उनमें से कुछ मेंबर ऐसे थे जो उनके विजन, उनके पाथ पर चलते थे। ईयर्स अगो उनकी मैगजीन यंग इंडिया 1930 में जो पब्लिश हुई थी उसमें बताया था कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में के बारे में क्या चाहते थे। उन्होंने ये कहा था, आई शैल स्ट्राइव फॉर अ कॉन्स्टिट्यूशन विच विल रिलीज इंडिया फ्रॉम ऑल द थ्रेलडम एंड पैट्रोनेज। आई शैल वर्क फॉर एन इंडिया इन विच द पुअरेस्ट शैल फील दैट इट इज़ देयर कंट्री एंड इन हुज मेकिंग दे हैव एन इफेक्टिव वॉइस। वो चाहते थे, उनका ये मानना था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन जब बना है वो इंडिया को, जितने भी उन्होंने अभी तक गुलामी की है उन सब से बाहर निकाले। वो ये चाहते थे कि इंडिया एक ऐसा हो जिसमें जो पुअरेस्ट है, जो सबसे गरीब है, वो भी ये फील कर सके कि ये उनका देश है, यहाँ पर जो उनकी आवाज़ है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। उनकी आवाज़ की, उनके विचार की, उनके आइडियाज़ की भी वैल्यू है। जो गरीब है, गरीब से गरीब है, उनके आइडियाज़ की भी वैल्यू है। एंड इंडिया इन विच देयर शैल बी नो हाई क्लास और लो क्लास ऑफ द पीपल। एक ऐसा भारत उन्होंने चाहा कि जहाँ पर ना ही कोई हाई क्लास ना ही कोई लो क्लास, मीन्स वहाँ पर लोगों के बीच में कोई भेदभाव नहीं होगा। एक ऐसा भारत जो सभी कम्युनिटीज़ को एक साथ हारमोनी में रखेगा, एक साथ वो सब कम्युनिटीज़ यहाँ पर रहेंगी। देयर कैन बी नो रूम इन सच इंडिया फॉर अ कर्स ऑफ अनटचेबिलिटी, द कर्स ऑफ द इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स। एक ऐसा भारत जहाँ पर अनटचेबिलिटी नहीं होगी, कोई भी ऐसी ड्रग्स और ड्रिंक्स की यहाँ पर बात नहीं होगी। वुमेन विल प्ले और इक्वली इन्जॉय द सेम राइट एज मैन। वुमेन जो है यहाँ पर वो वही सेम राइट इन्जॉय करेंगी जो कि एक मैन इन्जॉय करता है। तो आई शैल बी सेटिस्फाइड विद नथिंग एल्स। दिस ड्रीम ऑफ इंडिया दैट हैज़ एलिमिनेटेड इनइक्वालिटी वॉज शेयर्ड बाय डॉक्टर Ambedkar, who played a key role in making of the constitution, but he had a different understanding of how inequalities could be removed. He often bitterly criticized Mahatma Gandhi and his vision. In his concluding speech of Constituent Assembly, he stated that his anxiety very clearly. अब ये जो ड्रीम था इंडिया का कि अनटचेबिलिटी ना हो और इनइक्वालिटी ख़त्म हो जाए, इन्होंने ये डॉक्टर अम्बेडकर ने भी शेयर किया, जिन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है कॉन्स्टिट्यूशन की मेकिंग में उनके। लेकिन उनके अलग अंडरस्टैंडिंग थी, इनइक्वालिटीज़ को उन्होंने अलग से जाना है, अलग तरीके से रिमूव करना चाहा है। उन्होंने महात्मा गांधी को भी क्रिटिसाइज़ किया, उनके विजन को भी क्रिटिसाइज़ किया। उन्होंने एक असेंबली में स्पीच दी थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। उन्होंने कहा था, On the 26th of January 1950, we are going to enter a life of contradictions. 26 जनवरी 1950 जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इन्फोर्स किया गया था, लागू किया जा गया था, तो उन्होंने कहा था कि हमारी जो जीवन है वो कॉन्ट्रडिक्शंस के जीवन में हमारा जीवन एंटर होने वाला है। इन पॉलिटिक्स वी विल हैव इक्वलिटी एंड इन सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ वी विल हैव इनइक्वलिटी। कि पॉलिटिक्स में तो इक्वलिटी होगी, हर एक पर्सन को राइट होगा वोट देने का, लेकिन सोशल और इकोनॉमिक लाइफ में इनइक्वलिटीज़। इन पॉलिटिक्स वी विल बी रिकॉग्नाइजिंग द प्रिंसिपल ऑफ वन मैन वन वोट एंड वन वोट वन वैल्यू।
पॉलिटिक्स में अगर हम बात करें, ये जो प्रिंसिपल है वन मैन वन वोट एंड वन वोट वन वैल्यू, इसके प्रिंसिपल की मान्यता होगी, रिकॉग्नाइज होगा। बट इन आर सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ वी शैल बी बाय रीजन ऑफ आर सोशल एंड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर कंटिन्यू टू डिनाई द प्रिंसिपल ऑफ वन मैन वन वैल्यू। लेकिन जो सोशल और इकोनॉमिक लाइफ है, जैसे कि हम सोशल और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है हमारे देश का, ये जो प्रिंसिपल है वन मैन वन वैल्यू, इसकी प्रिंसिपल को डिनाई किया जाएगा। हाउ लॉन्ग शैल वी कंटिन्यू दिस टू लिव दिस लाइफ ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। अब इस लाइफ को, ये जो कॉन्ट्रडिक्शन है, एक तरफ तो हमें इक्वालिटी मिल रही है, एक तरफ इनइक्वालिटी है, एक तरफ वन वोट वन मैन की वन वैल्यू है, अब दूसरी तरफ वन मैन की वन वैल्यू नहीं है, तो ये लाइफ कब कैसे चलेगी कॉन्ट्रडिक्शंस की। हाउ लॉन्ग शैल वी कंटिन्यू टू डिनाई इक्वालिटी इन आर सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ। इफ वी कंटिन्यू टू डिनाई इट फॉर लॉन्ग वी विल डू सो ओनली बाय पुटिंग आवर पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इन पेरिल। अगर हम इनइक्वालिटीज लाते हैं सोशल और इकोनॉमिक लाइफ में, इट मीन्स हम अपनी पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को ही खतरे में डाल रहे हैं। फाइनली लेट अस टर्न टू, अब हम जवाहरलाल नेहरू की तरफ मुड़ते हैं। उन्होंने क्या स्पीच दी थी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को लेकर के ऑन द मिडनाइट ऑफ अगस्त 15, 19। उन्होंने एक स्पीच दी थी ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, इट मीन्स नियति से वादा। उसमें उन्होंने काफ़ी बातें बोली थी। उन्होंने ये भी बोला था कि हमारा जो देश है वो आज़ाद होने वाला है, आज़ाद हो रहा है तो उसको एक नया जीवन मिल रहा है। जब पूरा संसार सो रहा है तो हमारे देश को एक नया जीवन मिला है, उसको आज़ादी मिली है। उन्होंने ये भी बोला कि एक मोमेंट ऐसा भी आएगा जो कि हिस्ट्री में, कि हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, हम ओल्ड से न्यू की तरफ जा रहे हैं, एक एज का खात्मा हो रहा है। हमारे जो नेशन है, जो उसकी सोल है लॉन्ग सप्रेस्ड, अब उसको, वो जो सोल है उसको आज एक नया शब्द मिला है। इट इज़ अ फिटिंग दैट इट इज़ द सोलमन मोमेंट वी टेक अ प्लेज ऑफ डेडिकेशन टू सर्विस ऑफ इंडिया। और ये एक ऐसा मोमेंट है जब हमारा देश आज़ाद हो रहा है, तो एक ऐसा मोमेंट है कि हम एक शपथ लें कि हम अपने देश की सर्विस को हमेशा, या अपने देश के प्रति हमेशा वफादार, और देश में जितनी भी सर्विसेज है उसके प्रति हमेशा वफादार रहेंगे। लेकिन ये जो हमारे पास फ्रीडम और पावर आई है, इससे हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आई है। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि हमें क्या करना है, हमें हर जो फ्रीडम के कारण जो हमारा जो नया जन्म हुआ है, तो जैसे नए जन्म में बहुत सारी कठिनाइयों को फेस करना पड़ता है, ऐसे ही हमारे देश के साथ भी हुआ है। नया जन्म हुआ है तो उसने बहुत सारी कठिनाइयों को, बहुत सारे दुख के जो सागर है उनको पार किया है। सम ऑफ दीज पेन्स कंटिन्यू इवन नाउ, कुछ पेन्स तो आज भी हैं। द पास्ट इज़ ओवर, लेकिन पास्ट अब जा चुका है, फ्यूचर आ चुका है। फ्यूचर इतना आसान भी नहीं, उन्होंने ये बोला कि फ्यूचर इतना आसान नहीं है, रेस्टिंग मोड में नहीं है। हमें उसके लिए बहुत सारी शपथ लेनी पड़ेगी, हमें ये निर्णय लेना पड़ेगा, हमें ये शपथ लेनी पड़ेगी कि हम अपने देश की सेवा में हमेशा हाजिर रहेंगे। और हमारे जितने भी लोग सफ़र हुए हैं, और सर्विस का मतलब ये नहीं, सर्विस का मतलब ये कि जैसे हमारे यहाँ पर पॉवर्टी है, हमारे यहाँ पर इग्नोरेंस है, इनइक्वालिटी है, अपॉर्चुनिटीज़, डिजीज़ है, इन सब का हम क्या करेंगे, इन सब के लिए हमेशा अपनी सर्विस प्रोवाइड करेंगे, पॉवर्टी को ख़त्म करेंगे, इनइक्वालिटीज़ को दूर करेंगे। ये सब कहा गया नेहरू जी के द्वारा। नेक्स्ट है आपका फिलोसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब फिलोसफी क्या है कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, वैल्यूज़। अब कई लोगों की विचारधाराएं हमने सुनी है, क्लियर। अब नेक्स्ट है अब वैल्यूज़ दैट इंस्पायर्ड एंड गाइडेड द फ्रीडम स्ट्रगल एंड वर इन टर्न नर्चर्ड बाय इट फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। अब जिन वैल्यूज़ से इंस्पायर होकर के, जिन फ्रीडम स्ट्रगल से गाइड होकर के हमने अपने आप को फ्रीडम किया है और अपने उसको नर्चर भी किया है, हमने इंडियन डेमोक्रेसी की फाउंडेशन एक नींव रखी है। ये जो वैल्यूज़ हैं ये हमारे प्रीएम्बल में लिखे गए हैं, यही हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को गाइड करते हैं, आर्टिकल्स में भी लिखे गए हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है एक शॉर्ट स्टेटमेंट के द्वारा स्टार्ट होता है, जिसमें कि उसकी बेसिक वैल्यूज़ होती है, उसको बोलते हैं प्रीएम्बल, जैसे एक तरीके से इंट्रोडक्शन पेज। तो इससे अमेरिकन मॉडल से इंस्पिरेशन लेकर के और कंट्रीज से इंस्पिरेशन लेकर के हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल तैयार किया गया है। दिस इज़ द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यू कैन रीड इट।
अब अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, अपने प्रियम्बल को पढ़े तो उसमें कुछ टर्म्स गिवन है, कीवर्ड्स गिवन है। वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया का मतलब क्या है? इट मीन्स कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कि किसको रिप्रेजेंट किया गया है? हम लोगों को रिप्रेजेंट किया गया है। किसको रिप्रेजेंट किया गया है?